बड़ी हिम्मत की जरूरत थी इस खुलासे को अंजाम देने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए इस खुलासे को कबूल करने के लिए। यह कहानी शुरू हुई थी 24 अप्रैल 2017 को। जब सुकमा से आई यह खबर पूरे मुल्क के सीने पर बिजली बनकर गिरी। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर 300 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला बोला। 25 जवान शहीद हुए और 6 घायल भी। फिर दर्द उठा, फिर आंसू झलके और निंदा के शोर में एक जांबाज की आवाज अनसुनी ही रह गई। डेली का ड्यूटी जाते हैं हम, रोज रोड कंस्ट्रक्शन टीम जाते हैं। उसके साथ तो सिविल पुलिस भी होना चाहिए था, लेकिन सिविल पुलिस तो नहीं है। गौर किया आपने सौरभ ने क्या कहा था? डेली का ड्यूटी जाते हैं हम, रोज रोड कंस्ट्रक्शन टीम जाते हैं। उसके साथ तो सिविल पुलिस भी होना चाहिए था, लेकिन सिविल पुलिस तो नहीं है। हमारे साथ सिविल पुलिस भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं थी। ये जवाब था कुछ बहुत बड़े सवालों का कि बार बार कायर नक्सली हमले में कामयाब क्यों होते हैं? नक्सली हमलों में बार बार सीआरपीएफ के जवान शहीद क्यों होते हैं? इस क्यों की तलाश में न्यूज 18 इंडिया की अंडरकवर टीम छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूमी। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन किए और उनकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आता नहीं है, 2 पैसे का नक्सल साफ साफ बोले, मुझे कुछ नहीं आता नक्सलियों को लेके। अगर आप बेकार है, निकम्मे नहीं का देखें, आप करिए ना, इनकी एक प्लाटून निकालने की हिम्मत नहीं है। सब आते हैं थोड़ा सा आसान वाला एरिया लेके, बुखार आ जाएगा बोलेंगे। सुनकर धक्का सा लगेगा आपको कि जिन्हें मिलकर लड़ना था वो आपस की जंग में उलझे हैं। नक्सली हमेशा मार के चला जाता है। हमारे पास कोई नहीं होता टीआरपी के साथ वन साइड रिस्पॉन्स हो जाए, नक्सली में डरता है। सीआरपी बाहर निकल रही तो सीआरपी का ही होगा ना, और तो कोई निकल ही नहीं रहा बाहर। दिल कांप उठेगा ये सुनकर कि सीआरपीएफ और पुलिस के बीच न भरोसे का रिश्ता है न तालमेल का। एक कंपनी के साथ एक सिपाही दे देते हैं, वो बीच में चलता है, बस उसका कोई काम वो भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव की सिविल पुलिस का है। कि अब हर कैंप में 60-70 है, हर कैंप में निकलते हैं, मान लो 70 लोग निकलते हैं, 60 लोग निकलते हैं, 20 अपने खाना कहाँ से देंगे? एक ऐसा खुलासा जो साबित कर देगा कि कायर नक्सली बहादुर नहीं हुए, बल्कि हमारे बहादुरों को एक दूसरे की नजर लग गई। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अगले 2 घंटे देश के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज हम आपको जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने वाले हैं उस सच को जानना न केवल आपके लिए जरूरी है, बल्कि देश की सरकार और नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाली हर सुरक्षा एजेंसी के लिए अहम है, जरूरी है। खुलासे को देश के सामने लाने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी संस्था को बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्टिंग ऑपरेशन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए किया गया है कि मेरा जवान, आपका जवान शहीद ना हो पाए। ऑपरेशन शहीद आज कई सवालों का जवाब लेकर आएगा। आज आप देखेंगे देश में नक्सली हमले क्यों कामयाब हो रहे हैं, क्यों नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ के शहीदों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। यह खुलासा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़ा है, जहां 5 साल में सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, मौन हो चुके हैं। इस खुलासे को देश के सामने लाने के लिए हमारी अंडरकवर टीम यानी एसआईटी ने सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन किए, जिसमें इन अधिकारियों ने कुछ ऐसी बातें कही जो आज पूरे देश को, आपको, मुझको, समूचे देश को हिला के रख देंगी।
आज हम आपको दिखाएंगे कि उन इलाकों में काम करने वाली दो एजेंसियां यानी लोकल पुलिस और सीआरपीएफ एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों के बीच तालमेल की भारी कमी का फायदा नक्सली कैसे उठा रहे हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन शहीद में। देश हित में यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जिसे न्यूज 18 इंडिया की एसआईटी टीम ने अंजाम दिया है। आज वो खुलासा जो आपको समूचे देश को हिला के रख देगा। देखिए, हमारा पहला ठिकाना था सुकमा के चिंता गुफा इलाके में तैनात सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, जो उस जगह से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है जहां 24 अप्रैल को नक्सलियों ने हमला किया था। इस कैंप में हमारी मुलाकात हुई असिस्टेंट कमांडेंट आर झा और डिप्टी कमांडेंट अमित शर्मा से। बातचीत शुरू हुई। सवाल पूछा कि आखिर नक्सलियों के हमले बढ़ क्यों रहे हैं, हमलों का शिकार सीआरपीएफ के जवान ही क्यों होते हैं, क्यों सीआरपीएफ के शहीदों की गिनती हर साल बढ़ रही है। लेकिन सवाल पूरा भी नहीं हुआ कि अधिकारियों का दर्द झलक उठा। इसी बात की चल रही है ना कि अभी ऊपर के लेवल पे यही चल रहा है कि भाई सीआरपी का ही क्यों कैजुअल्टी हो रहा है। लोग तो बोल देते हैं सीआरपी इल ट्रेंड है, सीआरपी ये है वो है। सीआरपी बाहर निकल रही तो सीआरपी का ही होगा ना, और तो कोई निकल ही नहीं रहा है बाहर। ठीक है, रोड बनवाने सीआरपी निकल रही है, बिजली खंभे निकालने सीआरपी लग रही है जैसे, और हम सिविल पुलिस की एड के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, और हमको फोरफ्रंट पे खड़ा कर दिया इन्होंने। और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हम इस गाँव में चले जाए तो किसी को पहचान ले कि कौन नक्सली है कौन नहीं है। हमारे सामने से कितनी बार निकल जाते हैं, हम पहचानते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो अभी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हुआ है, होप कि सुधर जाए। अगर इतने ऊपर के लेवल पे बात हो रही है तो सुधार होना जरूरी है। यानी जिन जवानों पर नक्सलियों को खदेड़ने की पहली जिम्मेदारी है वो इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते, और जो इलाके के बारे में सब कुछ जानते हैं वो सीआरपीएफ की मदद के लिए आगे नहीं आते, यानी स्थानीय पुलिस। जबकि गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि सीआरपीएफ की बटालियन में 1/3 हिस्सेदारी स्थानीय पुलिस की होगी। पुलिस थाने आप बोल रहे हैं, थाने केवल नाम के लिए है। ये थाना है, इसमें 7-8 बंदे हैं। हम बोलते हैं कि चलना है जंगल में, तब सिपाही दे देते हैं, अदरवाइज उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं आता। जो बैठे ड्यूटी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का ये है कि हम जा रहे हैं तो बस ऊपर वाले को बता देते हैं अपने एसपी को कि ये लोग निकल गए हैं। हम आ जाते हैं तो बता देते हैं आ गए, और 2-4 हमारे कुछ हो जाता है तो बता देते हैं कि इनके 2-4 बस। सुनकर यकीन नहीं हुआ कि एक अनजान इलाके में हजारों अनजान दुश्मनों के बीच सीआरपीएफ के जवानों को अकेला छोड़ दिया गया है। खाना पूर्ति के लिए अक्सर कोई कांस्टेबल मिल जाता है, वो भी बस नाम के लिए। जब ऑपरेशन पे जाते हैं तो उस टाइम पे पुलिस बल के कौन कौन से जवान होते हैं, कोई अधिकारी लेवल का भी यहाँ पे अभी हमने बताया ना कि हम लोग निकलते, एक असिस्टेंट कांस्टेबल पर कंपनी, एक कंपनी के साथ एक सिपाही दे देते हैं, वो बीच में चलता है, बस उसका कोई काम वो भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सिविल पुलिस का है। कई बार वो मना कर देते हैं फैमिली कमिटी। तो एक रैप जाता है जिसको रैप बोलते हैं ना कि हमने रैप दे दिया, उसका भी कोई मतलब वो ऐसा लोकल नहीं रहता कि वो गांव में किसी को पहचान ले कुछ लेगा, वो बस चल रहा है हमारे साथ। सीआरपीएफ के अधिकारी बता रहे थे कि सुकमा जैसे कई इलाकों के हालात अब हाथ से निकल रहे हैं, कड़े कदम नहीं उठाए गए तो कुछ भी हो सकता है। जब तक सुधार नहीं होगा इन चीजों में, पुलिस का जब तक लीडिंग रोल नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। पुलिस के लीडिंग रोल के साथ भी गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे भी कोई स्पेशल सिक्योरिटी पावर एक्ट लगाना पड़े। किस टाइप की पॉलिसी? जैसे DNK में स्पेशल पावर एक्ट लगा, पंजाब में लगा, नॉर्थ ईस्ट में लगा, उसका मुझे लगता है कि ये सिचुएशन वो भी ना करे लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे। ये इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट से टॉप लेवल पे आ गए। फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई लेके उतना बड़ा कैजुअल्टी दे देना, चाहे जैसे भी हो, चाहे हुक एंड प्रूफ, छोटी बात नहीं। यानी कमी बहादुरी में नहीं है, कमी है तालमेल में।
जो सीआरपीएफ और पुलिस के बीच एक खाई बनती जा रही है और उसी खाई में पनप रही है नक्सलियों की एक बहुत बड़ी सेना। और इस समय इस खुलासे को देखकर देश भर से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस खुलासे में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस खुलासे में बात करने के लिए? मेरे साथ प्रबल प्रताप सिंह है, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज 18 इंडिया के। मेरे साथ अभय दुबे जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दिलीप त्रिवेदी हैं, पूर्व डीजी सीआरपीएफ के। मैं इन तमाम लोगों के पास चलूंगा, लेकिन एक और खुलासा। गृह मंत्रालय के निर्देश कहते हैं कि सीआरपीएफ की बटालियन कैंप से निकलेगी तो स्थानीय पुलिस के 1/3 जवान उनके साथ जरूर होने चाहिए। लेकिन खुफिया कैमरे पर सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस से उन्हें ऐसी कोई भी मदद नहीं मिलती है। वैसे अब तक जो सुना वो सिर्फ एक बानगी है जनाब। हम आपको सीआरपीएफ के कुछ बड़े अधिकारियों के स्टिंग दिखाएंगे, वो सनसनीखेज खुलासा भी दिखाएंगे जो खुफिया कैमरे पर सुकमा के एसपी ने किया है। लेकिन उससे पहले सीआरपीएफ के एक और कैंप में चलते हैं और वहां का हाल जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुंवर सिंह 111 सीआरपीएफ बटालियन के सेकंड इन कमांड। खुफिया कैमरे पर बातचीत का लंबा दौर चला। पता चला कि यहां भी बहुत सी शिकायतें हैं, थोड़ी प्रशासन से और थोड़ी पुलिस से भी। उसका हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है। वो रूटीन आरोपी में भी करना ही है, उसको रूटीन रोड कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी को भी उसको फैसिलिटेट करना है। अपने कैंप जहाँ पर कैंप लगे हुए इंटीरियर में, तो नो डाउट चाहे पुलिस जाए चाहे नहीं जाए, तो अपने कैंप के सराउंडिंग्स में भी सर्विलेंस और उसके लिए डे एंड नाइट उसको जाना ही जाना है। और जब पुलिस की तरफ से कोई स्पेशल ऑपरेशन प्लान होते हैं या अपनी तरफ से पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से, डीआईजी ऑफिसर की तरफ से हम दें, तो उसको उसमें भी जाना है। तो उसके रोल कितने बटे हुए हैं ये देखना। और दूसरा कंपोनेंट है जो डीआरजी या एसटीएफ का कंपोनेंट है, उनको न तो अपना ये करना है, नहीं वो तो अपना फोर्टिफाइड कैंप के अंदर में है अपना, और जिस समय एक्शन होना है, हाँ जिस समय उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिली है तब तक फिर अपना नहाओ धो पीटी करो, खेलो कूदो। 15 दिन में 10 दिन में जिस दिन सही इनपुट मिला उस दिन गए सीधा, और 2 दिन या 3 दिन करके आके और तक 15 दिन में। तो ये कई फैक्टर्स हैं। कहने का मतलब यह था कि नक्सलियों से निपटना पुलिस और सीआरपीएफ दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस सिर्फ जिम्मेदारी तक सीमित है, जबकि सीआरपीएफ पर सड़क निर्माण जैसी तमाम जिम्मेदारियों का बोझ है। सीआरपीएफ का कहना है कि सरकारी निर्देशों के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में उनकी तैनाती स्थानीय पुलिस की मदद के लिए हुई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सिंपल बात आप ये समझे ना कि सीआरपीएफ का किसी पैरामिलिट्री फोर्स का रोल है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करना। प्राइमरी ड्यूटी तो लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट की है, प्राइमरी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट का है, लेकिन सीआरपीएफ का असिस्ट करना है। तो यहाँ तो ऐसा हो गया कि प्राइमरी वालों ने तो जिम्मेदारी अपनी छोड़ दी, और सेकेंडरी जो ड्यूटीज हैं जिनको असिस्ट करना है वो प्राइमरी रोल में आगे। बात आगे बढ़ी तो पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तालमेल की पोल भी खुलती गई। पता चला कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जिस पुख्ता इनपुट की जरूरत होती है वो पुलिस से मिलता ही नहीं है। जैसे 25 वाला हादसा हुआ, ये तो कोई दिल्ली में इनपुट नहीं था, स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, ऐसा कोई इनपुट नहीं था। ये घटना होने के बाद में जरूर अभी भी क्योंकि मीटिंग चल रही है, अभी भी आगे शाम की उसमें ऐसा इनपुट नहीं था। यूँ तो जनरल इनपुट तो जो पूरा ही एरिया उसमें है, स्पेशल ऑपरेशन जोन है और नक्सलाइट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा हुआ है, तो जनरल एरिया का इंफॉर्मेशन तो आप कर नहीं सकते ना। तो लोकल इनपुट पुलिस प्रोवाइड कराती है, लोकल इनपुट पुलिस को प्रोवाइड कराती है, तो वो हमेशा आपको प्रोवाइड कराते हैं।
हमेशा तो नहीं, इसलिए कि क्योंकि ये आपसे ओपन वो है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनपुट तो दे दिया कई ऑपरेशंस का भी इनपुट दे दिया कि इस इलाके में है, लेकिन इनपुट बाद में आएगा, उससे पहले ही अपनी टीम को भेज के वो एक्शन हो गया। अच्छा। और फोर्स अपना ड्यूटी भी उसमें क्या अपना वो ये करें, जस्ट वही है ना कि क्रेडिट कौन लेना चाहे। यानी सीआरपीएफ की माने तो पुलिस के लिए नक्सलियों से जंग सिर्फ श्रेय लेने की लड़ाई है, और श्रेय के लालच की कीमत अक्सर सीआरपीएफ के जवानों को चुकानी पड़ती है। और मैं सीधा रुख करता हूं प्रबल प्रताप सिंह का, जो कि खुद कई बार ऐसे फ्रंट्स को कवर कर चुके हैं। प्रबल, मैं आपसे बहुत सीधे तौर पर जाना चाहता हूं, जवानों की शहादत होती है, आंसू बहाए जाते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन अब इस रिपोर्ट को देखकर, इस स्टिंग ऑपरेशन को देख के दर्द बहुत हो रहा है कि बेसिकली एक बड़े कोऑर्डिनेशन की कमी है। देखिए आमिश, ये बात बिल्कुल सही है। हम पिछले करीब 2 दशक के ज्यादा समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, और इतने हमने इतनी शहादत दी है और इतने हमारे बहादुरी से लड़े हैं जवान, और उसके बावजूद भी अगर हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं 2-2.5 साल 20-25 साल बाद कि हमारे को कोऑर्डिनेशन नहीं है, मदद नहीं है, तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है। और इस पर मुझे लगता है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, और उस पर सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जी, उस पर संज्ञान लेना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। और ये खुलासा करने के पीछे हमारा मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ देश हित, सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों का हित। जो जवान शहीद हो जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं, नक्सल उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आखिरकार हमारी तरफ से कमी कहां रह जाती है और कैसे रह जाती है? लेकिन ब्रेक के बाद और बड़ा खुलासा है, बेहद बड़ा खुलासा है ऑपरेशन शहीद में। ऐसा खुलासा जिसे आप सुनकर बोलेंगे कि क्या ये हमारे अपने मुल्क में चल रहा है, एक छोटे से अंतराल के बाद। और ऑपरेशन शहीद पर जोरदार रिएक्शन लगातार हमें मिल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि हमारा अपना जवान शहीद हो जाता है। हमारा अगला किरदार बहुत अहम है, क्योंकि अब आपके सामने सीआरपीएफ का वो अधिकारी आने वाला है जिसकी बटालियन पर 24 अप्रैल को हमला हुआ था, जिस बटालियन के 25 जवान, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 25 जवान शहीद हुए। जरा उस बटालियन के कमांडेंट से सुनिए कि 24 अप्रैल के दिन सुकमा में क्या हुआ था और कैसे इस अधिकारी ने स्थानीय पुलिस की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 25 जवान शहीद हो जाते हैं और हमारा खून खौल जाता है, हमारे अपने जवान शहीद होते हैं, लेकिन वो जवान क्यों शहीद होते हैं? सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये इस मुल्क में हो रहा है, और ये बहुत गंभीर सवाल है हमारे देश के सिस्टम के ऊपर भी। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित है, सिर्फ और सिर्फ देश हित है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा अपना जवान दुश्मन के कारण नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जा रहा है हमारे हाथ से। देखिए क्या कह रहा है वो कमांडेंट। फिरोज कुजूर, सुकमा के बुकरापाल इलाके में तैनात 74 सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट, वही बटालियन जिसके 25 जवान 24 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। हमारा फिरोज से बातचीत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 24 अप्रैल के दिन क्या हुआ था यह फिरोज से बेहतर कोई नहीं जानता। खुफिया कैमरे पर लंबी चर्चा हुई और बातों बातों में फिरोज ने बताया कि उन्हें हमले के खुफिया अलर्ट मिले थे, लेकिन न जाने क्यों 2 दिन तक मोबाइल नेटवर्क गायब रहा। बटालियन और सीनियर्स के बीच संपर्क टूटा और नतीजा देश के सामने था। मेन फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही है, नेटवर्क का ना। मैं तो इस इलाके में इंट बोलने से मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, और उसके 3 दिन पहले मतलब 20 तारीख शाम को
एक बहुत बड़ा मूवमेंट का मेरे को खबर मिला था हमारे लोकल सोर्स पे, तो मैं डीआईजी सर को रात को ही एसएमएस के जरिए उनसे हमने बातचीत किया है। तो वो भी हमको दिखे थे एक जगह में कि क्या आर दे प्लानिंग टू अटैक आरोपी वाला, नो आइडिया था, लेकिन उस समय इधर मूवमेंट था। फिर अगेन दूसरा कमांडेंट थे, उनसे हमने चर्चा की इसके बारे में, तो उन्होंने भी वो बड़ा सतर्क हो गए। नेक्स्ट थोड़ा सा अंदर गए, उसके बाद से नेटवर्क ही नहीं है। 2 दिन नेटवर्क नहीं है। मेरे को तो कभी कभी मतलब मन में ऐसा लगता है कि क्या बीएसएनएल वालों को भी किसी ने दबा के रखा कि आप लोग नहीं चलाना क्या, मेरा मन में एक बार ऐसा आ जाता है। नियम तो ये कहते हैं कि जहां सीआरपीएफ की बटालियन जाएगी, पुलिस के 1/3 जवान भी साथ होंगे, लेकिन फिरोज ने बताया कि 24 अप्रैल के दिन बटालियन के साथ पुलिस का सिर्फ 1 कांस्टेबल भेजा गया था। जो पुलिस का है सर, लोकल पुलिस भी तो आपके साथ होना चाहिए ना, 1/3। हाँ, होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं होते आपके साथ? वो तो है नहीं हमारे पास में उस समय, उस दिन के समय एक ही कांस्टेबल दिया हुआ है, बस एक ही। 2 पोस्टेड है, एक कभी छुट्टी आता है तो अभी रिलीवर होके वो जाता है उसमें। तो एक क्या करेगा वो? एक का तो जस्ट फॉर नेम से कि पुलिस रेप हमने दिया हुआ है, और वो हमारा पर्पस सॉल्व भी नहीं हो पाता है। और हमने कई बार मीटिंग में भी रिक्वेस्ट किया है, एसपी मीटिंग में या फिर आईजी साहब का मीटिंग में, बहुत बार हमने उसको इवन हमारे रिटर्न रिपोर्ट्स भी गए हैं। पुलिस से छोटी छोटी शिकायतें अब नाराजगी की बड़ी वजह बन चुकी हैं। आलम यह है कि अब सीआरपीएफ को पुलिस की नीयत पर भी शक है। कमांडेंट फिरोज ने बताया कि स्थानीय पुलिस सिर्फ इनाम के लालच में नक्सलियों पर ऑपरेशन चलाती है, जबकि सीआरपीएफ को सड़क निर्माण जैसे कामों में फंसा दिया जाता है। नहीं, तो जैसे अवार्डेड नक्सली है तो उसमें अगर आपको साथ लेके जाते हैं तो क्या वो आपसे शेयर करना पड़ेगा? अवार्ड मनी करना चाहिए, वही चीज अभी विजय कुमार सर आए थे। अच्छा, मैंने बोला देखिए कि आपने जो सबसे थैंकलेस जॉब मतलब रोड कंस्ट्रक्शन है या आरओपी है, इसमें अचीवमेंट होना तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई काउंट नहीं करता है कि अचीवमेंट है। लॉस हो गया देन आपके ऊपर तो पूरा बम्बार्डिंग होगा, ये थैंकलेस जॉब है। इसीलिए ये एसपी साहब का काम है कि जैसे छोटा मोटा कहीं अचीवमेंट हो रहा है या कहीं आप लोग कर रहे हैं, देन एसपी का सूझबूझ है तो सीआरपी का भी थोड़ा साथ में ले, ताकि इनके मोरल भी बना रहे। फिरोज की माने तो सारा चक्कर इनाम का है, और पुलिस का यही लालच अब सीआरपीएफ और पुलिस के रास्ते जुदा कर चुका है। बातों बातों में फिरोज ने बताया कि जब कोई नक्सली सीआरपीएफ के हत्थे चढ़ता है तो पुलिस बेगुनाह बताकर छोड़ देती है, लेकिन वही नक्सली पुलिस के हाथ आ जाए तो उसे लाखों का इनामी बता दिया जाता है। हमने किसी को पकड़ के लाए, मान लीजिए हमें डाउटफुल है सारी चीज़ें, तो उनका काम है कि हम तो जानते हैं आपको, तो बोलेंगे नहीं ये नहीं है वो नहीं करके वो तो छोड़ देगा। इवन उसका कमांडर पहले सरेंडर भी कर रखा है यहाँ प्लाटून नंबर 4 का, एक एग्जाम्पल मैं दूँगा। अच्छा, वो जब मैं दोनों को मिलाया, अरे तुम भी आ गए, वो आ गए, वो कहाँ पर है, वो क्या कमांडर बन गया क्या, वो आपस में बात कर रहे थे, वो मिल गया बिछड़ा हुआ भाई टाइप का ना, अपना कमांडर से दिखा रहा है मेरे ऑफिस में। उसको भी मैं कहीं से उसको थोड़ा सा सेंटर करके लेके आया, सेंटर के लिए कराया भी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं है। और जो एक्सेप्ट कर रहा खुद से तो भी नहीं मान रहे, नहीं मान रहे ना। अगर वही चीज़ इनके पास चला जाता था पुलिस के पास, वो जो लिख दिया बोला, वो सेल्फ डिक्लेरेशन बोला 1 लाख नाम के इनामी घोषित हो गया। शायद ऐसा ही तो नहीं है कि सीआरपीएफ कैसे इसको पकड़ के लिया, ये तो हमें पकड़ना चाहिए था। मेन ऐसा तो नहीं कि आप पकड़ते हैं तो वो नक्सली नहीं है और वो पकड़ रहे हैं तो नक्सली है और इनामी भी है। इनामी तो है ही है, वो पकड़ने से तो इनामी है, और हम पकड़ लिया तो इनामी नहीं है। फिरोज की बेबाक बातें साफ कर रही थीं कि जब पुलिस और सीआरपीएफ की सोच नहीं मिलती, नीयत नहीं मिलती, तो हाथ कैसे मिलेंगे, और हाथ न मिले तो नक्सलियों के सफाए का मिशन कैसे पूरा होगा। और देश हित में यह सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है अब तक का। मैं सीधा रुख करता हूं दिलीप त्रिवेदी का, पूर्व डीजी सीआरपीएफ के। मैं त्रिवेदी साहब आपका रुख करता हूं और आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप इस खुलासे पर?
देखिए, मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था मेंटेन करना, और अगर राज्य सरकार कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन कर सकती है तो ये प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस राज्य सरकार को डिसमिस करके गवर्नर रूल लगाया जाए या दोबारा चुनाव कराया जाए। तो ये कोई भी स्थानीय पुलिस अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती। ये सबसे पहली जिम्मेवारी स्थानीय पुलिस की है इन सब ऑपरेशंस में। लेकिन जैसा इसमें आपके स्टिंग में आया है और जैसा मैंने अपने कार्यकाल में भी देखा है और लगातार ये चीज़ हो रही है जिस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उससे स्पष्ट है कि लोकल पुलिस कभी भी इस फाइट में, एंटी नक्सल फाइट में सामने नहीं आ रही है और उसने अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआरपीएफ के ऊपर डाल रखी है। और यहाँ तक कि ऐसे मंडेन काम जैसे सड़क का निर्माण की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जिसमें कि टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है नक्सलियों को, क्योंकि वो एक ऐसी ड्यूटी है जो कि प्री कंसीव ड्यूटी है जिसके बारे में सबको पता है कि सर खुलासे में तो ये बताया जा रहा है मोबाइल के सिग्नल आने बंद हो गए, यानी जो 25 जवान अभी सुकमा में शहीद हुए उसके अंदर क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी थी? हम बार बार ये कह देते हैं कि नक्सली जिम्मेदार है, नक्सली जिम्मेदार है, लेकिन सच बात यह है कि नक्सली जिम्मेदार है, बिल्कुल है, वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की भी है। प्रेम शुक्ला, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जवाब क्या देंगे आज? देखिए, बुनियादी मामला है कि पूरा तंत्र सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो राज्य के पुलिस का तंत्र हो या केंद्र के साथ उसके समन्वय का तंत्र हो, वो पूरी तरह से विफल हुआ है। हम 25 वर्षों से इस विफलता के शिकार हैं। ये विफलता आइडेंटिफाई होने के बाद इस विफलता को, और मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी कितने सालों से है? प्रेम शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी कितने सालों से है? अगर छत्तीसगढ़ का तंत्र सड़ा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, आपकी बनी? निश्चित बनी। जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। राजनीतिक नेतृत्व का भी दायित्व है, पुलिस तंत्र का भी दायित्व है जी, और हमारे केंद्रीय तंत्र का भी दायित्व, और सारे दायित्वों को एकत्र कर, समन्वित कर एक दूसरे पर लांछन लगाने की बजाय हम कैसे अपने शत्रु को, सर लांछन किस पे लगाएंगे? लांछन किस पे लगाएंगे? इस देश का जवान शहीद हो जाता है, लांछन तो पूरे देश पे लग रहा है। आप अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाते रहिए। देवगुन जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी प्रेम शुक्ला, देवगुन जी आपने तय कर रखा है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को बचाने की बात नहीं। नहीं, मैंने तय नहीं कर रखा सर, मैंने तय नहीं कर रखा, मैंने तय नहीं कर रखा। वो जवान शहीद हो रहा है, आपका मत है। एक भी जवान का मारा जाना ये पूरे तंत्र की विफलता है। उसमें सर हम तो विफलता दिखा रहे हैं। विफलता का कारण क्या है? पहली बार इस देश के अंदर किसी न्यूज चैनल ने, किसी न्यूज नेटवर्क ने इतनी हिम्मत दिखाई है इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की। हमने आपको निकाल के दिया बीमारी कहां पर है, इलाज करिए। अब हमने निकाल के दे दिया है बीमारी कहां पर है। जनाब, राजनीतिक नेतृत्व सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। मैं प्रेम सारे लोग जिम्मेदार नहीं है। इस निष्कर्ष पर आना भी ठीक नहीं है। मैं अगला खुलासा बताना चाहता हूं। मैं अबे दुबे आपके पास आऊंगा। अबे दुबे मैं आपके पास आऊंगा। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने हमें जो कुछ बताया उसे सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ऑपरेशन शहीद जो देश हित में सबसे बड़ा ऑपरेशन है, हम किसी एक तरफा नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहते थे। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना, किसी को पर सवाल खड़ा करना नहीं है। आरोप पुलिस पर लगे थे, इसलिए जवाब भी पुलिस से ही मिलना था। इसलिए हमारी अंडरकवर टीम यानी एसआईटी टीम ने सुकमा जिले के एक बड़े पुलिस अधिकारी से संपर्क किया और खुफिया कैमरे पर एक नई कहानी पता चली। और वो कहानी जो पता चली, आप यकीन मानिए हमारा सर झुक गया। हम सीआरपीएफ के तमाम अधिकारियों से मिल चुके थे। खुफिया कैमरे पर बहुत सी बातें हुई थी। हर तरफ यही शिकायत थी कि ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ को पुलिस की मदद नहीं मिलती। सोचा क्यों ना इन सवालों के जवाब किसी पुलिस अधिकारी से ही मांगे जाएं। इसलिए हम मिलने पहुंचे दोरनापाल इलाके के एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर विवेक शुक्ला से। पता चला कि जब थाने में 30 या 35 जवान ही तैनात हैं, तो सीआरपीएफ को 20 जवान कहां से दिए जाएं?
क्योंकि अब हर कैंप में 60-70 है, हर कैंप में निकलते हैं मान लो 70 लोग निकलते हैं, 60 लोग निकलते हैं, 20 अपने थाना कहाँ से देंगे? रेस तो हमारा टोटल नफरी है। अच्छा, संख्या ज्यादा नहीं है अपने पास है, यानी 20-35 है, लेकिन 20 यानी वहाँ अगर 20 दे देंगे तो हमारा जो यहाँ का लोकल काम प्रोवाइड हो जाएगा। ये भी समस्या है। बात आगे बढ़ी तो पुलिस अधिकारी ने सीआरपीएफ के जज्बे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा कि सीआरपीएफ की ट्रेनिंग तो अच्छी है, लेकिन नक्सलियों से लड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए वो गायब है। इस तरीके की ट्रेनिंग आप लोग कंबाइन नहीं करते? नहीं, कंबाइन होती है बीच में, पर उनका अपना चलते रहता है, अपना भी चलता रहता है। देखिए ये ट्रेनिंग में बताना, टैक्टिक्स अलग चीज़ है और जज्बा अलग चीज़ है। तो टैक्टिक्स में हम बहुत पीछे हैं सीआरपीएफ में, तो ये भी बोलता हूँ। टैक्टिक्स की बहुत अच्छी है, पर आप लड़ाई के समय अगर आप टैक्टिक्स के अनुसार, उस जज्बे के अनुसार और वो हिम्मत के अनुसार अगर नहीं लड़ेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ ऑफेंसिव नहीं होगी, तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? और ये इतिहास आप उठा के देखिए। यानी सीआरपीएफ को पुलिस की काबिलियत पर शक है, तो पुलिस को भी सीआरपीएफ के हुनर पर कोई खास भरोसा नहीं है। खुफिया कैमरे पर बेबाकी से बोलते हुए एसडीपीओ विवेक शुक्ला बता रहे थे कि इस इलाके में सीआरपीएफ की कमजोरी ही नक्सलियों की ताकत बन रही है। इशारा उन हथियारों की ओर था जो हमले के बाद नक्सलियों के कब्जे में आ जाते हैं। आपका जो बल है, आपकी अपनी संगठन है सीआरपीएफ का, जिसमें इतने जवान यहाँ कोई हैं, 76 जवान, 12 अभी हो गए, 25, 26, 30, 15, 60, कितना बताऊँ मैं? और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इस जवान के साथ साथ हर घटना में, चाहे 76 से लेकर हर में 76 हथियार गए हैं। तो वो जो हथियार और जो बुलेट्स हैं, वो ही इन लोगों को इतना स्ट्रांग बना दिया है इन लोगों को कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक पूरी आर्मी है उन लोगों में तैयार, बटालियन तो बनी गई उनकी। अभी फिर देखिए 25 लगभग 19 वेपन 21 या 22 वेपन गया है, यूबीजीआर गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट गया है, बाइनोकुलर गया है। आप यानी आप सोचिए, आप सोच के आप देखिए कि हम लोग कितनी बड़ी उन लोगों की आर्मी तैयार हो गई। और हम अगर आज उनसे लड़ रहे हैं तो आपसे आर्म्स और वेपन में वो कम नहीं है ना, आपसे टैक्टिक्स में वो कम नहीं है, आपसे वो लड़ाई यानी उनकी जो सोच है उसमें नहीं है, और जज्बे में आपसे ज्यादा है, तो आप तो हर जगह उनसे कम है ना। सीआरपीएफ के अधिकारियों का आरोप था कि जब वो नक्सलियों को पकड़ते हैं तो पुलिस बेगुनाह बोलकर छोड़ देती है। हमने इसी सवाल का जवाब पुलिस अधिकारियों से मांगा, लेकिन सवाल के बदले एक नया सवाल पूछ लिया गया। तो ऐसा भी है कि सर ये सीआरपी वाले किसी को पकड़ के आपको देते हैं कि ये नक्सली है, और पुलिस कहती नहीं इसमें कुछ नहीं है, छोड़ देती है। वो आपको बोले हम लोग बोले हैं हमको पता है ना, अगर हम अगर उनका इंट्रोगेशन कर रहे हैं, देखिए एक्चुअल में हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग डीआरजी वाले, ठीक है, उनसे भी हम पता साझी करते हैं। जो है उसको हम लोग बिल्कुल जेल देते हैं, जो नहीं है, क्योंकि मैं फिर बोला ना, पूरा गांव नक्सली सबको बंद कर दो वाला एक टेंडेंसी है ना इनका। तो वैसे में आप कैसे करोगे? आपको तो आप क्या पूरे लोग को मार डालोगे, पूरे लोग को जेल भेज दोगे? लाखों लोग हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो इनोसेंट है आपको उसको अलग करना पड़ेगा ना। पुलिस का कहना है कि सीआरपीएफ सिर्फ हवा में तीर चलाती है और जवाबदेही के नाम पर कुछ बेगुनाहों को पकड़ लिया जाता है। वो क्या रहता है आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी पुलिस है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इनको भी तो देना रहता है। हम लोगों ने इसको पकड़ा, हम लोग को ये किया वो किया, ये दिखाने के लिए वो करेंगे नहीं तो मतलब आप कर क्या रहे हो? ऊपर से प्रश्न आएगा ना। तो आप अब लेकिन आप किसी को पकड़ के, इनोसेंट को भी पकड़ के लाओगे, बोलोगे हमको गिरफ्तार तो हम देखेंगे ना, हम पूछताछ करेंगे, हमको लगेगा कि नहीं ये है। पुलिस के आरोप और सीआरपीएफ की शिकायतें सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि कहीं नक्सलियों को मिटाने का मिशन रास्ते से भटक तो नहीं जाएगा, कहीं शहीदों की बढ़ती गिनती
इस तनातनी का नतीजा तो नहीं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन शहीद जारी रहेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद एक ऐसा पार्ट है ऑपरेशन शहीद का जो वाकई हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। एक छोटे से अंतराल के बाद। ऑपरेशन शहीद में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको सीआरपीएफ के एक और अधिकारी से मिलवाते हैं। अधिकारी भी छोटा मोटा नहीं बल्कि डीआईजी रैंक का है, जिनकी बातों को सुनकर लगा कि सीआरपीएफ और पुलिस के बीच अब भरोसे का कोई रिश्ता नहीं बचा है। ऐसा क्यों होता है कि नक्सली सैकड़ों की गिनती में घात लगाते हैं और सीआरपीएफ को भनक तक नहीं लगती? ये कैसे मुमकिन है कि 24 मार्च के दिन 300 नक्सली मौजूद थे और सीआरपीएफ को कोई खबर नहीं मिली? इन सवालों के साथ हम मिलने पहुंचे सीआरपीएफ के दो बड़े और जिम्मेदार अधिकारियों से, कोंटा रेंज के डीआईजी सुधांशु सिंह और कमांडेंट आर.के. निगम से। खुफिया कैमरे पर बातचीत शुरू हुई। बताया गया कि अगर नक्सलियों की हरकत पर नजर हो तो सूचना आसानी से मिल जाएगी। सूचना मिलेगी तो हमले रुकेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझेगी। हाँ, सही बात है। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन होती तो वो इंफॉर्मेशन आप तक शेयर होती। 100% ठीक है, और वो शेयर हो नहीं रही, कैजुअलिटी इसीलिए हो रही है। इतना बड़ा जवान 200-250 आदमी इकट्ठा हो रहा है कैंप के नजदीक। पुलिस या एक भी ऐसे नहीं, क्या अगर कोई एजेंसी नहीं हिंदुस्तान की जो ये बता सके कि इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है, एंड वो भी बहुत 10-12 किलोमीटर में, आपको 2-2.5-3 किलोमीटर में भी नहीं पता चल रहा है आपको, देयर इज अ सीरियस इशू। सही बात। हमें हल्के से भनक बन जाए, हमारे दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, हमें भनक भी लग जाए कि ऐसा हो रहा है, ये रेडी। पुलिस कहती है कि सीआरपीएफ की ट्रेनिंग अच्छी है, कमी है तो जज्बे की। और सीआरपीएफ का कहना है कि इलाका जितना भी महफूज है बस सीआरपीएफ की वजह से है। जज्बा नहीं है और हम इनकॉम्पिटेंट हैं। इतने समय से मतलब सीआरपीएफ feel that very harsh on if you feel that CRPF is incompetent and not doing anything, you withdraw and let it go to some other state, you deploy your chaps, simple। और अगर आप लगता है कि हम बेकार है, निकम्मे नहीं, आप करिए ना। इनकी एक बात निकालने की हिम्मत नहीं है। सर आते हैं थोड़ा सा आसान वाला एरिया लेके, बुखार आ जाएगा। पुलिस से शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है। वो कहते हैं कि नक्सलियों की खुफिया जानकारी तो छोड़िए, पुलिस और प्रशासन से उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली। हम लोग किन हालात में रह रहे हैं? इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फर्स्ट प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द लग्जरी ऑफ इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज पर द एसओपी, लेड डाउन एसओपी एंड द गाइडलाइंस ऑफ द एमएचए कि सबसे पहले रहने की और पानी की और बिजली की व्यवस्था स्टेट पर। अब पूरी आप भ्रमण करें, देखें हमें क्या मिला हमको। ये सारा कुछ जो लगा है ये सीआरपी का लगा है, एवरीथिंग। अगर क्रिटिसाइज करने की बात है, सिविल पुलिस ने स्टेट ने क्या बना के दिया हमारे, हमने अपने 3 ठोका, अपना ईटा लगा दी थी। सीआरपीएफ को लगता है कि नक्सलियों से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर राज्य सरकार थोड़ा साथ दे तो 6 महीने में सारी समस्या खत्म हो सकती है। विल पावर की समस्या लिंगरों नहीं करेगा। जवाब दे रहा समस्या का समाधान भी मुख्यमंत्री के पास भी है और नहीं भी। जेल की समस्या इतनी गंभीर है कि उसको समझाया और सुनाया नहीं जाता। स्टेट की बिल है और सेंटर का सपोर्ट है, वो खत्म हो सकता। गवर्नर भी जगमोहन अपने टाइम पे फिर मुझे 3-4 महीने दे दो, सॉर्टेड। तो वैसे भी रहे हैं आपकी तरह, हमारी तरह वो भी इंसानियत है। बिल्कुल बिल स्टेट की हो जाए तो पंजाब जैसी चीज़ है, साउथ बस्तर। ऐसा नहीं है कि मतलब दे कैन बी कंट्रोल, दे कैन बी मतलब एलिमिनेटेड, दे कैन बी वेरी इजीली। मैं ऐसे कमांडर, फील्ड कमांडर बोल रहा कि हाँ अगर बिल है तो 6 महीने के अंदर हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म है, हमेशा के लिए। वो जज्बा हमारे अंदर है, कोऑर्डिनेशन हो और सब कुछ हो, स्टेट का प्रोसेस मिलता है, हमेशा के लिए 6 महीने का खत्म। लेकिन अब वो बिल नहीं।
सीआरपीएफ के दावों में दम कितना है, उनकी शिकायतों में गहराई कितनी है, इसका फैसला जरूरी है। लेकिन उससे भी जरूरी है इस सवाल का जवाब कि क्या पुलिस और सीआरपीएफ के बीच की दरार नक्सलियों का हथियार तो नहीं बन रही। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, 6 अप्रैल 2010 को 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और आज तक 25 अप्रैल 2017 तक 25 और जवान शहीद हुए सुकमा में। क्या आपको लगता नहीं है इन जवानों की जान बचाई जा सकती थी? अमीश जी देखिए, आजाद भारत के इतिहास का ये किसी चैनल का सबसे बड़ा खुलासा है। 2011 से लेकर 17 अप्रैल तक का जो गृह मंत्रालय ने डेटा जारी किया है, 2500 नक्सली हमले में 1000 लोग मारे गए, जिसमें या तो सीआरपीएफ के या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मेरा सीधा आरोप है कि एक साझा सरकार अघोषित रूप से रमन सिंह की और नक्सलियों की है। आप देख लीजिए, नक्सलियों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, वहां के लोगों से बात कीजिए, एक समानांतर सरकार वहां काम कर रही है। इसमें मई 2013 जब हमारे 25 नेताओं को मार दिया गया, उसके पहले के जितने चुनाव हैं, चाहे वो बस्तर के देख लीजिए, चाहे राजनांदगांव के देख लीजिए, बालोद के देख लीजिए, एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता था। इसका आशय क्या है कि एक समानांतर सरकार है। इसका अर्थ यह है कि जो सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के झा साहब का वक्तव्य है, 74वीं बटालियन के फिरोज जी का, या जितने भी देख लीजिए, वो कहते हैं कि सरकार अगर थोड़ा भी सहयोग करते, मगर सरकार अगले चुनाव की तैयारियों में लग गई है। वो चाहती है कि नक्सलियों के आधार पर उन 14-15 सीटों पर डिसाइसिव रोल प्ले कर ले। तो इस देश की आंतरिक सुरक्षा को रमन सिंह सरकार ने दांव पर लगा दिया। हम भी मांग करते हैं कि तुरंत सरकार को बर्खास्त किया जाए और इस आजाद भारत के सबसे बड़े खुलासे पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये बिल्कुल सब लोगों को आजाद भारत का सबसे बड़ा खुलासा, और ये बड़ा खुलासा आगे भी जारी रहेगा।